अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दरियापुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, जिनको हम तमाम लोग मोहब्बत से शफकत से लाला पुकारते हैं, और शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि 5 तारीख़ के दिन आप तमाम को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, और इस वोट के इस्तेमाल से ही आप ना सिर्फ दरियापुर में एक नई तारीख़ को रक़म करेंगे, बल्कि आप पूरे गुजरात में कमज़ोरों और मज़लूमों की एक सियासी क़ियादत को बनाएंगे। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ना सिर्फ दरियापुर बल्कि पूरे गुजरात के अल्पसंख्यक समाज हो, दलित हो, आदिवासी हो, कमज़ोर हो, गरीब हो, उनको आप एक ताकत बख्शेंगे। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, दरियापुर से लाला को कामयाब करिए। और आज आप जानते हैं कि गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। 27 साल से आप तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को इस उम्मीद पर वोट दे रहे हैं कि वो भाजपा को हराएगी, मगर सिर्फ वोट देने वाले आप बन चुके हैं और भाजपा जीतते जा रही है। और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं आपको, मैंने उत्तर प्रदेश में करीब 130 जलसे किए और हर जलसे में पुकार कर कहता था कि उत्तर प्रदेश और भारत की ऐसी कई रियासतें और प्रदेश हैं जहां पर हम किसी पार्टी को इख्तिदार पे आने से, सत्ता में आने से रोक नहीं सकते हैं, मगर हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब कराकर, उनको विधायक और एमएलए बनाकर, अपनी आवाज बनाकर उनको उस असेंबली में भिजा सकते हैं, ताकि अगर हम पर कोई जुल्म करे या हम पर कोई सवालात हम पर उठाए या हम इंसाफ की बात अगर हमको करना है तो हमारा नुमाइंदा उस असेंबली में हमारी आवाज को उठाएगा। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम किस पार्टी को इख्तिदार पे आने से रोकें। हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी पार्टी के नुमाइंदों को अपने वोट के जरिए, अपने इत्तेहाद की ताकत के जरिए, अपने सियासी शऊर के जरिए उसको कामयाब करके गुजरात की विधानसभा में भिजाए, ताकि वो आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके, ताकि वो आपके दरियापुर की तरक्की के लिए लड़ सके, ताकि अगर किसी बिल्किस बानो का मसला उठे तो सरकार की आंख में आंख डालकर पूछ सके कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत लूटने वालों को किस बुनियाद पर छोड़ा। अगर रोड पर लाकर जिस तरह खेड़िया में बच्चों को पीटा गया तो कोई उठकर पूछे कि बताओ तुमने कौन से कानून के तहत उन मासूम बच्चों को रोड पर लाकर उनकी बेइज्जती की। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, तो मैं यहां पर कांग्रेस के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ गुजरात में अल्पसंख्यक समाज का कितना बजट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी तो नहीं है, मगर अल्पसंख्यक समाज का कितना बजट है गुजरात में। वो अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, या अगर जो बाखबर लोग हैं वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अल्पसंख्यक समाज का बजट भाजपा की सरकार 71 करोड़ से कभी नहीं बढ़ा, और उस अल्पसंख्यक समाज में 11% मुसलमान है। अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। सियासी ताकत क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं, इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है बताता हूं आपको। अभी
इत्तेहाद के जरिए आप क्या हासिल कर सकते हो मैं बताऊंगा आपको। गुजरात में 11% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, सिख, ईसाई, पारसी सब शामिल हैं और उनको बजट मिलता है 71 करोड़। जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, वहां पर भी अल्पसंख्यक समाज की मुसलमानों की आबादी 11% है। आपको मालूम कितना बजट है वहां पर? 1728 करोड़ रुपए सालाना बजट है। ताली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई टुट्टा शायर नहीं हूं कि कलाम किसी चोर का पढ़ के और आपसे हवा हवा हासिल करूं। मैं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यहां पर 70 करोड़ मिलते हैं और तेलंगाना में 1728 करोड़ रुपए। सरकार वहां पर भी डंडी मारती है 100-200 करोड़ की, मगर 1400-1500 करोड़ मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? आपके बच्चों के स्कूल को पढ़ाने के लिए। किस लिए मिलते हैं? अगर किसी मुसलमान की शादी होती है बेटी की, तो शादी के बाद हैदराबाद में सरकार उसको 2 लाख रुपए उस बच्ची के अकाउंट में डालती है। 2 लाख रुपए, इसको कहते हैं सियासी ताकत। और यहां पर 3 एमएलए हैं और बोलते हैं ओवैसी आया ऐसा कर रहा है। हम यहां पर एक एजेंडा लेकर आए हैं। गुजरात में अल्पसंख्यक समाज की मिनिस्ट्री बनेगी, हमारा मुतालबा होगा जो कोई भी सरकार बनाएगा। 70 करोड़ का क्या बजट है? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तेलंगाना में 1728 करोड़ का बजट है। अरे 500 करोड़ नहीं किए जा सकते? अगर कोई गुजरात की असेंबली में खड़े होगा लाला, अगर लाला खड़े होकर कोई भी माइका लाल मुख्यमंत्री बनेगा तो लाला बोलेगा मैं लाला हूं, तू कोई माइका लाल होगा, बता तू मेरे लिए क्या करेगा। 1700 करोड़। तो लाला अगर कामयाब होंगे तो लाला में वो काबिलियत है, लाला बेखौफ होकर कूद जाएगा हुकूमतों के सामने कि मुझे क्या मिलेगा बताओ। इस गरीबों की तरक्की के लिए सरकार क्यों पैसे नहीं बढ़ाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अच्छा फैसला ले सकें। दूसरी बात, जो कांग्रेस के यहां पर मौजूदा एमएलए साहब हैं, 2020 में कोविड के दौरान 2020 कोविड के दौरान क्या यहां पर पुलिस ने आकर घरों में घुसकर एक 65 साल के बूढ़े को पीटा नहीं? घरों में घुसकर दरवाजे नहीं तोड़े? मां और बहनों को गालियां नहीं दी ना? 2020 में उसके खिलाफ कौन बोला? हैदराबाद में बैठकर मैं अपनी तकरीर में बोला हूं। वो तकरीर आपको आहत सुना देगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस यहां से थोड़ी दूर के फासले पर वो जगह है क्या लाला? हाँ, वो लाइट जो चमक रही है, डिंग 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 कर रही है, देखो। अरे मैं तुमको पलटने की जरूरत नहीं है, तुमको आगे देखना है। कांग्रेसी तुमको पीछे पलटाते हो, वैसी तुमको बोल रहा है कि आगे देखो। तो वहां पर वो वाकया हुआ, वहां से एमएलए साहब का घर कितना दूर है? कितना दूर है? कितना दूर है? 2 मीटर? कितना? 5 मिनट में चल सकते ना? मगर क्या गयास का गयास है, तू निकल नहीं सका अपने घर से। जब लोगों को पीटा जा रहा था, जब बूढ़े को मारा जा रहा था, जब मां और बहनों को गालियां दी जा रही थी, एमएलए डर के बैठा था, मैं निकलूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तू अपनी चमड़ी को बचाने के लिए गरीब की तकलीफ को भूल गया। और हम में और उनमें फर्क यह है कि 1999
22 सितंबर को मैं जब एमएलए था, ऐसे ही एक जुलूस जा रहा था मेरे विधानसभा से, तो गुंडों ने घरों में घुसकर हमला कर दिया था। 10 मिनट के अंदर मैं दौड़ता हुआ पहुंचा तो पुलिस ने मुझे लिला कर मारा जमीन पर। 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे इतना मारा कि सर पर 10-12 टाके लगे, पूरी पीठ और हाथ जिस्म लहू लहान हो गया, मेरा पूरा खून बह रहा था मुझसे। क्यों गया मैं भी घर में बैठ सकता था, मगर मुझे मेरे मरहूम वालिद ने सिखाया कि तुम पर जो लोग निकलकर वोट डालते हैं वो तुम पर एहसान कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि 5 साल में एक मर्तबा तकलीफ उठाएंगे, तुम रोज उनके लिए तकलीफ उठाना, और उनके लिए अगर मरना भी पड़े तो मर जाओ उनके लिए। मैं लाठियां खाया हूं, मैं पुलिस की मार खाया हूं, मैं कोई शीश महल से चलकर यहां नहीं आया हूं, मैं कोई हरियाली पर चलकर यहां पर नहीं आया हूं। लाठियां खाया हूं पुलिस की, सर फुट गया था मेरा। मेरी बीवी अपने मेरे 2 बेटियों के साथ अस्पताल को आई तो मेरे मरहूम वालिद ने मेरी बीवी से कहा कि बेटा तुम घर को जाओ, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है। यह होता है जज्बा, यह होती है खिदमत। आम दिनों में तो सब बड़े बड़े पहलवान बनते हैं, मगर जब जुल्म किया जाता है उस वक्त कौन ठहरेगा तुम्हारे दरमियान में, यह आपको फैसला करना है। 2020 में इस तरह का जुल्म हुआ और 10 कदम के फासले पर एमएलए साहब हैं। इतनी हिम्मत नहीं थी कि निकलकर बोलते पुलिस को कि मुझे मारो, ये गरीब हैं, ये कोविड के परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, घर में पैसा नहीं है कि अपने औलाद को खाना खिला सकें। मगर आप नहीं निकले। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये फर्क है। हां, ये एमएलए साहब जरूर पेट भर के गालियां देंगे, ओवैसी को खूब देंगे, पेट भर भर के गालियां देंगे, ये उससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है। अरे तुम और मोदी एक जगह बैठ जाओ। मैं रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, चाय ढोकला रखता हूं। अगर गोश्त रखूंगा तो बोलेंगे ये कौन सा है, छोटा है या बड़ा है, तो गोश्त नहीं, ढोकला और चाय रखता हूं। मोदी जी को ही बिठाता हूं। ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल देश में फिर रहा है, उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो, मैं क्या हूं तुम्हारा? मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार हूं। मगर कम से कम जब गरीबों पर जुल्म हो रहा था तो तुमको निकलना चाहिए था, तुम नहीं निकले। तुम हक खो चुके हो दरियापुर के गरीबों से वोट पूछने का। कांग्रेस के पास कोई हक नहीं है। और हमारे हैदराबाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भाजपा का एमएलए बकवास बकने की कोशिश किया। पूरा हैदराबाद की आवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार एहतजाज किया। 1 घंटे में 70 बच्चों को पुलिस पकड़ ली थी हैदराबाद में। 70 बच्चों को। उनके मां बाप का फोन आया मुझे। मैंने कहा आराम से बैठो अम्मा। मां ने फोन किया, बाप ने फोन किया, और फोन करके क्या बोलते मुझे, ए ओवैसी साहब तुम क्या कर रहे हो, किधर हो? मेरा बच्चा पुलिस स्टेशन में है। हमने कहा आराम से बैठो, सुबह की नमाज से पहले तुम्हारी औलाद तुम्हारे घर में आएंगी। और 2 घंटे के अंदर वो 70 बच्चों को मजलिस का कॉरपोरेटर जाकर उनको पुलिस स्टेशन से लाकर हमारी गाड़ियों में उनको हम घर में छोड़कर आते हैं। यह सियासी ताकत होती है। अगर मैं एमएलए बनूंगा तो तुम्हारे लिए बनना चाहिए, ताकि तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकूं, तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर तुम पर जुल्म हो रहा तो मैं सामने आ जाऊं, तुम्हारी लड़ाई गुजरात की असेंबली में लड़ूं, तुम्हारे हक के लिए गुजरात की विधानसभा में खड़ा हो जाऊं। यह कुछ भी नहीं है।
मगर ओवैसी को दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। अरे मैं दुश्मन नहीं, मैं मर मिटने वाला हूं। मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। जो जुल्म करेगा उस जालिम का मैं दुश्मन हूं, चाहे वो किसी मजहब का हो। और आप अगर दोस्त हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप बताओ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 5 तारीख के दिन अपना एक वोट लाला के हक में इस्तेमाल करिए। दरियापुर में और जहां पे साबिर काबुली वाला है वहां पर पतंग के निशान पर, यहां पर पतंग के निशान पर आप दोनों को कामयाब करिए। और मेरी बात को याद रखिए, मैं कांग्रेस से एक सवाल कर रहा हूं, क्या तुम ये लिख कर दे सकते हो कि गुजरात में तुम्हारी सरकार बन रही है? क्या कोई कांग्रेसी लिख कर दे सकता है कि हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं? क्या कोई कांग्रेसी बोल सकता है कि जितने एमएलए हमको 2017 में आ रहे हैं लिख कर दो, बताओ? तो बोलेंगे नहीं ओवैसी आया ना, हम क्या करेंगे। अरे मैं 13 सीट पर लड़ रहा हूं। कितने? 13। अब बचे कितने? ये बच्चा बहुत होशियार है, ये बड़ा काम करेगा बेटा तू। 169 इसने कहा, 13 हम लड़ रहे हैं, कितने बचे? 169। अरे पूरे जीत जाओ ना, ये 13 हमको छोड़ दो, तुम 13 जीत जाओ, तुम बन जाओ मुख्यमंत्री। कौन रोक रहा तुमको? नहीं, ये क्यों लड़े, ये यहां नहीं लड़ना था, वहां नहीं लड़ना था। सुन लो कांग्रेस भाजपा वालों, ये पूरा देश मेरा है, गुजरात मेरा है। अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से जाकर बनारस लड़ सकते हैं तो क्या ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे भीख नहीं मांग सकता आपके इत्तेहाद और वोट की? यहां से जाते हैं मित्रों यहां से वहां चले गए। हम हैदराबाद से अहमदाबाद को आए तो इनको डर हो रहा है। तो 5 तारीख के दिन आपको लाला को डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। कांग्रेस डर की बुनियाद पर वोट पूछती है। डर की बुनियाद पर वोट देने से डर बढ़ेगा, अंधेरा बढ़ेगा। अगर उम्मीद की बुनियाद पर आप देंगे तो खौफ खत्म होगा, डर खत्म होगा, बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, एक उजाला निकलेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि उम्मीद की बुनियाद पर 5 तारीख के दिन आप लोग अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। और दरियापुर के आसमानों में सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए, कोई दूसरा नजर नहीं आना चाहिए। और याद रखिए, कांग्रेस हमारे बच्चों के हाथों को खाली रखना चाहती है। भाजपा हमसे हाथ नहीं मिलाएगी। एक कैंडिडेट नहीं दी भाजपा ने। और ये जो दिल्ली का छोटा रिचार्ज है वो झाड़ू का कट्टा आपके हाथ में देगा। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि पतंग की डोर को पकड़िए और हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। आपसे अपील है कि लाला का साथ दीजिए। लाला की खिदमत है। लाला जज्बाती जरूर है मगर लाला बेजमीर नहीं है। लाला जज्बाती जरूर है मगर लाला गद्दार नहीं है। लाला जज्बाती है और अगर कोई जुल्म होगा तो मुझे यकीन है कि लाला गिरता हुआ अपने आप को गिरा देगा मगर गरीब पर आंच आने नहीं देगा। तो 5 तारीख के दिन दरियापुर के आसमानों में सिर्फ पतंग पतंग नजर आना चाहिए। दरियापुर में पतंग और लाला दिखेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे अपील है कि आप दुआ भी करिए मजलिस की कामयाबी के लिए। याद रखिए, मजलिस को वोट देना, हम एक उम्मीद की शमा जला रहे हैं। और मैं मर जाऊंगा मगर सालों सालों आपकी क़ियादत रहेगी, आपकी आवाज रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।